हेलो 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 हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मजे में हो। अब आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक ईएमआई और उसके एप्लीकेशंस, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिना किसी डीले के करते हैं शुरुआत। सो हियर वी गो। अगर हम इस शब्द को देखें, लिटरल मीनिंग इसका पहले समझें। पीरियोडिक, 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 ई एम आई, पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो पीरियोडिक ईएमएफ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के बाद जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो इंड्यूस्ड करंट है, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करने वाली है। बहुत बढ़िया। अब कैसे हो रहा है, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि सिस्टम क्या है, हम कर क्या रहे हैं। हम लोग जनरेट करना चाह रहे हैं एक ऐसा ईएमएफ जो समय के साथ चेंज करे। टास्क क्या है? टास्क है एक ऐसा ईएमएफ डेवलप करना जो टाइम वेरिंग हो, जो समय के साथ बदल रहा हो। ईएमएफ का कारण क्या होता है? ईएमएफ का कारण होता है, ईएमएफ का कारण होता है फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स। हजारों बार ये बात बोल चुका हूं। ईएमएफ का कारण होता है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल सही। अब आप क्या करना चाह रहे हो? आप पीरियोडिक ईएमएफ डेवलप करना चाह रहे हो। आप मुझको यह बताओ कि यह काम कैसे किया जा सकता है, यह काम हम कैसे कर सकते हैं, यह काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। सर, फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए बेटा। फ्लक्स होता है बी डॉट ए। फाई जो होता है ना, फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता है बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस ऑफ थीटा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सोचना, आपको अगर पीरियोडिक ईएमएफ डेवलप करना है, आप ये चाहते हैं कि ईएमएफ एक सर्टेन रेट पे बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े, फिर घटे, ये काम होता रहे, तो फ्लक्स कंटिन्यूअसली आपको चेंज करवाते रहना पड़ेगा एक पीरियोडिक फैशन में। और ये हम कैसे कर सकते हैं? मान लो कि ये एक एरिया आपके सामने मैंने दे दिया और ये बना दी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बना दी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत बढ़िया। ये बी है और ये एरिया ए है। ओके सर, तो हमारा टास्क क्या है? हम करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग पीरियोडिक ईएमएफ डेवलप करना चाह रहे हैं। मतलब इस फ्लक्स को हम लोग किसी रेट पे चेंज करवाना चाह रहे हैं। और ये कैसे किया जा सकता है? ये कैसे किया जा सकता है सर? या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं, या तो मैं एरिया को चेंज कर दूं, और या मैं इस एंगल को चेंज करूं। एंगल को चेंज करूं मतलब मैं इसको घुमाऊं। एंगल को चेंज करूं मतलब मैं इसको घुमाऊं। इस सिस्टम को मैं घुमा दूं कुछ ऐसे, इस सिस्टम को मैं घुमा दूं कुछ कुछ ऐसे। तो क्या इन तीनों ही तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सर, एक पर्टिकुलर रेट पे फ्लक्स चेंज करने के लिए आप एरिया भी तो कम ज्यादा कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी तो चेंज कर सकते हो, और या तो आप एंगल चेंज कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या लग रहा है? सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या लग रहा है? सर, सबसे प्रैक्टिकल तरीका तो हमको यही लग रहा है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, ये एक एरिया है, आप इसको घुमाते जाओ, आप इसको घुमाते जाओ, आप इसको घुमाते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप इसको घुमाते जा रहे हो तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली, जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रहा है वो चेंज हो रहा है। हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस सिस्टम को आप घुमा रहे हो, मैं ये कह सकता हूं कि इस सिस्टम को अगर आप घुमा रहे हो किसी रेट पे, ओमेगा पे, तो इसके घूमने के कारण कंटिन्यूअसली ये थीटा चेंज हो रहा है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो सर, सर
हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? आप थीटा को लिख सकते हो ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। यहां लिख देता हूं, थीटा को आप लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिया आपने थीटा को ओमेगा टी, थीटा को आपने लिख दिया ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। तो यही एक्सप्रेशन आपको दिखने लगा कुछ इस प्रकार से, फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। अब सर यदि हम लोग फ्लक्स चेंज करवा रहे हैं, ओमेगा के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये घूम रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो क्या हम लोगों ने पीरियोडिक ईएमएफ बनाने का तरीका समझ लिया? क्या हम लोगों ने साइक्लिक करंट डेवलप करने का तरीका समझ लिया? क्या हम लोगों ने टाइम वेरिंग ईएमएफ डेवलप करने का तरीका सीख लिया? बिल्कुल सर सीख लिया। क्या करना है? कुछ नहीं, इसको घुमाते जाओ, घुमाते जाओ इसको ओमेगा पे, फ्लक्स चेंज होता जाएगा। और हमको यह भी मालूम है कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है? वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए, कॉस का डिफरेंशिएशन बनेगा साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर आ गया। ओके, ओमेगा आ गया बाहर, ओमेगा आ गया बाहर, ठीक, ओमेगा आ गया बाहर। ये है ईएमएफ। ये एक कॉइल के लिए आपने सिस्टम बताया है, एक कॉइल के लिए, एक नंबर ऑफ टर्न के लिए ये सिस्टम है। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी तो सिस्टम क्या बन जाएगा? अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगी तो सिस्टम क्या बन जाएगा? तो सिस्टम आपका ऐसा बन जाएगा, फॉर एन टर्न्स दिस वुड बी एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, एन बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका बन गया सिस्टम। अब आप मुझको एक बात बताइए कि ये जो ई है ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए। बिल्कुल, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहां से आपने मैक्स, ई मैक्स की वैल्यू क्या बता दी? एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है? सभी लोग लिख लो, पूरा डिस्कशन लिख लो, पूरा डिस्कशन लिखो। थ्योरी भी लिखेंगे इससे रिलेटेड, चिंता नहीं करनी है। पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा, पहला पार्ट होता है समझना, दूसरा पार्ट है कि आपको पूरे प्रिंटेड नोट्स भी मैं आपको दूंगा। हमने समझा, हमने डेरिवेशन किया, अब हम लोग बढ़ते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपकी CUET वगैरह जैसी, नीट और मेंस जैसी एग्जाम में कुछ थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट्स पढ़े हुए हैं, अगर वो वर्ड्स, की वर्ड्स आपके दिमाग में है, तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बात शुरू की? हमने बात शुरू की पीरियोडिक EMI की। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब भैया ये होता क्या, ये पीरियोडिक EMI आखिरकार है क्या? आपको ऐसा EMF डेवलप करना है जो कि पीरियोडिक हो, जो कि पीरियोडिक हो, जो कि समय के साथ साथ बदल रहा हो। ठीक है, जो पीरियोडिक हो, बहुत बढ़िया। और यह आपने कैसे किया? यह आपने किस जरिए से किया? यह करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? यह करने के लिए आपको फ्लक्स चेंज करवाना पड़ा। यह करने के लिए आपको फ्लक्स चेंज करवाना पड़ा। और फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ? फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ? फ्लक्स के चेंज होने से ही तो ये प्रोड्यूस हुआ। और आपने फ्लक्स चेंज करवाया कैसे? आपने फ्लक्स चेंज करवाया कैसे? आपने फ्लक्स चेंज करवाया एंगल चेंज करवा के, घुमा के सिस्टम को गोल 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 गोल। आया ना? बिल्कुल। तो हमने कहा है ना, कॉइल which is placed in uniform magnetic field rotates with constant angular frequency, rotates with constant angular frequency about a given axis। ये रही एक्सेस और आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ये रही एक्सेस और आप इसको रोटेट कर रहे हैं किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे।
ठीक है। सो the magnetic flux through the coil changes periodically with respect to time, so an EMF of periodic nature is induced in the coil. This is what we call as periodic EMI. खेल खत्म। ये आ गई डेफिनेशन पूरी। ये पूरी डेफिनेशन आ गई आपके सामने। क्या किया? एक कॉइल को घुमाया, घुमाने से क्या हुआ? एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज होने से क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ? ये भाई साहब आए ईएमएफ डेवलप हुआ। और किस नेचर का? पीरियोडिक नेचर का। मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ में लिखते चले इन सारी बातों को, सेपरेटली लिखना, सेपरेटली नोट्स डेवलप करना, ये सब सही तरीका नहीं है। समय मिल रहा है, मैनेज करो। लेक्चर में 150% एफिशिएंसी के साथ पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे के काम को एफिशिएंटली कम समय में लाने की कोशिश करो, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे एकेडमिक्स में, ठीक है। इतनी बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये रही चर्चा। फ्लक्स हम लोगों ने लिखा NBA cos थीटा B डॉट A फॉर n टर्न्स, इट्स NBA, और थीटा को आपने रख दिया ओमेगा टी, डिफरेंशिएट हम लोगों ने किया तो d phi by dt हमको मिलेगा। अब यहां से आप बताएं कि ये जो फ्लक्स है ये मैक्सिमम कब मिलेगा? जब इस टर्म की वैल्यू आपको मिलेगी 1। जब cos थीटा कितना होता है? थीटा 0 cos थीटा 1। ये बात मालूम है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और आपने उस जो भी ये कॉइल कह लें इसको, या तो जो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है, इसको आपने कैसे रखा है? इसको आपने कुछ ऐसे रखा है ना। तो इस कहानी में, इस कथा में, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल है 0। ये एंगल है 0, ठीक है। चलिए, उस समय में फ्लक्स होगा मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईएमएफ आपने बता दिया कितना? ईएमएफ आपने बता दिया इतना, ठीक है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ आपने बता दिया इतना, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये टर्म कितनी बन गई? ये टर्म क्या बन गई? नॉट दिस होल टर्म एन बी ए ओमेगा, ये क्या बन गया? ये बन गया ई नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। ई नॉट लिख दूं या ई मैक्स लिख दूं, एक ही बात है। ई नॉट लिख दूं या तो ई मैक्स लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि हमने क्या बात की थी? हमने बात ये की थी कि सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए तब वैल्यू होगी मैक्सिमम, और वो होगी कितनी? वो इतनी होगी, इतनी, ठीक है गुरु, इतनी बात। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक है? दिमाग में जाती है सभी के? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी प्रकार की नहीं है? बहुत शानदार। करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट को हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू ई बाई आर। I इक्वल्स टू ई बाई आर। ई को आपने लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो ये ई नॉट बाई आर कितना बन गया? ये बन गया आई नॉट। ई नॉट बाई आर कितना बन गया? ये बन गया आई नॉट। तो आई को आपने लिख दिया आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो कितनी है? वो है आई नॉट, वो है आई नॉट, वो है आई नॉट। और ये आई नॉट ही कहलाता है करंट एम्पलीट्यूड। ये आई नॉट कहलाता है करंट एम्पलीट्यूड, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू। आई नॉट कहलाएगा क्या? आई नॉट कहलाएगा करंट एम्पलीट्यूड, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए जरा बातों को बढ़ाते हैं आगे, आइए जरा बातों को बढ़ा दें आगे। Induced EMF also changes in periodic manner. That's why this phenomena is called periodic EMI. पता है हमको कि EMF जो है वो कैसे चेंज हो रहा है? EMF ऐसे चेंज हो रहा है E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? पीरियोडिक EMI, पीरियोडिक EMF। और ये E नॉट क्या है? ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड किसका? EMF का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF, ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 90 डिग्री। अब ये बात हम लोगों को पहले दिन से मालूम है, जब हमने फ्लक्स पढ़ा था तब से मालूम है। कैसे? वो ऐसे कि जब ये मान लो एरिया है, ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। ये एरिया है ए, ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, बहुत बढ़िया। और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। ठीक है, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। ओके, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। तो मुझको बताइए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना है? एंगल है 0। उस समय पे फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है मैक्सिमम, फ्लक्स है मैक्सिमम। ठीक है, तो वही बात चल रही है कि जब फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा, फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा, उस समय पे एंगल कितना है? जब फ्लक्स आपका मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से निकल रही है, उस समय पे एंगल कितना है? एंगल है 0। उस समय पे एंगल कितना है? एंगल है 0। और जब हम बात करें इस सिस्टम की, यानी ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये रहा एरिया। इस सिचुएशन में एंगल कितना है बताइए? ये है नॉर्मल वेक्टर जो बाहर आ रहा है, ये है नॉर्मल वेक्टर ए कैप, मैंने इसको लिख दिया, दिस इज बी। ठीक, इस सिचुएशन में एंगल कितना है? एंगल है इस सिचुएशन में 90 डिग्री। और फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है 0। एंगल कितना है? एंगल है 90 डिग्री और फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है 0। ठीक है, इतनी बात ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। इंड्यूस्ड ईएमएफ and current acquires their maximum and minimum values simultaneously, that is phase difference between both induced parameters is 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को नोट करके लिखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा, मैं इसको 1 लिख रहा हूं। पहले पॉइंट में हमने ये लिखा कि फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 90 डिग्री। फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच का फेज 90 डिग्री है, उसका रीजन हमने समझा। दूसरी बात हमने ये लिखी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट एक्वायर देयर मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब जब करंट मैक्सिमम, जब ईएमएफ मैक्सिमम, कब मैक्सिमम ईएमएफ, कब मैक्सिमम? आपने टर्म क्या लिखी थी ईएमएफ की? ईएमएफ की टर्म क्या लिखी थी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, आप इतना भी अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है ना, मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं इस पॉइंट को समझने का। मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि सर हर बार तो हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते, और मैं जनरल तरीका बता रहा हूं जो थ्रू आउट द फिजिक्स एप्लीकेबल होगा। आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देखो। आपने फ्लक्स को क्या लिखा था? आपने फ्लक्स को लिखा था फाई इक्वल टू बी डॉट ए, या तो एन टाइम्स ऑफ बी डॉट ए, तो एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस थीटा, या तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी। बहुत शानदार। आपने ईएमएफ को क्या लिख दिया था? ईएमएफ को आपने लिख दिया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। खेल यहीं खत्म हो गया, खेल यहीं खत्म हो गया। ठीक है, खेल यहीं पे खत्म हो चुका है। आपने ऊपर वाला जो फंक्शन लिखा है वो कॉस का फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन साइन का फंक्शन है। हमें मालूम है कि कॉस और साइन की अगर बात करें तो क्या होते हैं इनके ग्राफ, कैसे जाते हैं इनके ग्राफ, कितना होता है इनमें फेज डिफरेंस।
ये अगर साइन का ग्राफ है, ठीक है, तो ये होता है तो ये होता है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ओके। फिर इसके बाद ये बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ऐसे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मतलब कितना फेज डिफरेंस इनके बीच में? इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। जब ये इसकी वैल्यू 0 पे, साइन की वैल्यू 0 पे 0, कॉस की वैल्यू 0 पे 1, साइन की वैल्यू 90 पे 1, कॉस की वैल्यू 90 पे 0। देख लो, ये देखो ना, 90 पे 1, 90 पे 0, फिर 180 पे 0, 180 पे -1। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, इतनी बात। सिमिलरली आप लोग करंट का एक्सप्रेशन लिख देंगे, I इक्वल टू एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, नोट कीजिए सारी बातें। बस यहां से आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। करंट और फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ईएमएफ और फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये सारी बातें रटने की कतई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ रटना नहीं है आपको, बस ये लॉजिक याद रखो, लॉजिक समझो, लॉजिक याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक, अब ये जो बातें आप सुनते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, ये ही बिल्ड करने वाले हैं हमारे कॉन्सेप्ट फॉर द जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर में सेपरेटली बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। ठीक है, अब जनरेटर और मोटर दोनों मोर और लेस सगे भाई हैं, मोर और लेस सगे भाई हैं ये दोनों। ठीक है, कैसे? जनरेटर क्या करता है? जनरेटर आपने शादियों वगैरह में देखा होगा कि बढ़िया बैंड बाजा चल रहा है, खाना वाना हो रहा है, अचानक से लाइट चली गई तो पीछे लोग भागते हैं जनरेटर के पास, ऐसे ढर घुमा दिया उसको, तो घुमाने पे धड़ 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 करके चालू होता है और उसके बाद फिर लाइट वाइट आ जाती है। देखा ऐसा? ऑब्जर्व किया है शादियों में? ये सब खा के आ जाते हो। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर कन्वर्ट करता है, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डीसी मोटर क्या करेगी? उल्टा करेगी, ये कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। किसको किस में कन्वर्ट करती है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। तो जरा देखें इनके स्ट्रक्चर देखें। पहले मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक फंडा बताता हूं, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले बिल्कुल शांति से समझते हैं, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट डालो, कॉन्सेप्ट अभी आने दो दिमाग में, उसके बाद पूरे उसके पार्ट्स वार्ट्स देख लेंगे, लिख लेंगे, इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, वो सारी बहुत छोटी बातें हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले थॉट समझो, विचार को समझो कि क्या हो रहा है, कैसे कर रही है ये चीज़ काम। देखो, है ना, ये मान लो कि एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, और ये दूसरा मैग्नेट है। ओके, नॉर्थ और साउथ, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि इसके बीच में कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अच्छे से मालूम है हमको कि कुछ इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बिल्कुल जी होंगी। अब मैंने क्या किया है, हम लोगों ने इस सिचुएशन में
एक सिस्टम लिया है, एक लूप का सिस्टम लिया है। तो बनाते हैं कॉइल। ध्यान से देखना कॉइल किस तरह से बना रहा हूं मैं। ये एक कॉइल है जो कि प्लेन के अंदर इस तरह से रखी गई है, जो कि प्लेन के अंदर रखी गई है। मतलब ये दो मैग्नेट्स हैं, ये दो मैग्नेट्स हैं और इसके बीच में कॉइल मैंने रखी है। कैसे, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये ऐसे, जैसे ये कॉइल है, इसको हमने ऐसे रखा है, ऐसे इस तरह से कॉइल को रखा है और यहां एक मैग्नेट है, यहां दूसरा मैग्नेट है और इसको अब हम लोग घुमाने वाले हैं, इसको अब हम लोग घुमाने वाले हैं। ठीक 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 जी। तो देखो, दोनों फिनोमिना में एक ही डायग्राम में आपको बता सकता हूं। पहले मैं करंट भेज के इसको घुमाऊंगा और फिर मैं इसको घुमा के करंट जनरेट करूंगा। पहले मैंने क्या कहा, मैं करंट भेज के इसको घुमाऊंगा, इसको रोटेट करूंगा, है ना। तो करें हम लोग। मान लो कि आपने यहां पे से किसी सोर्स से करंट को भेजा, किसी सोर्स से करंट भेजा, दिस इज करंट, 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 ओके। करंट आ रहा है, घूम फिर के इधर से निकल रहा है, करंट आ रहा है, घूम फिर के इधर से निकल रहा है, करंट आ रहा है, घूम फिर के इधर से निकल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, पहले सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, ए से लेके बी तक अगर मैं बात करूं, तो ए से बी तक जब ये जा रहा है करंट, कहां जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड राइट में। तो हमें मालूम है कि एक फोर्स लगता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल अंदर और बी इधर, एल क्रॉस बी। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करके सेम डायरेक्शन बता सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि फोर्स थंब से डिनोट किया जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटर फिंगर और करंट जो है ये मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, लेकिन मुझे राइट हैंड पाम रूल ज्यादा अच्छा लगता है और मैं हमेशा यही कहता हूं कि सिंपल सा रूल है, अप्लाई करो। करंट जा रहा है अंदर, करंट जा रहा है अंदर, करंट जा रहा है प्लेन के अंदर, तो आई आई एल, एल की डायरेक्शन यही है, करंट की डायरेक्शन, क्रॉस बी, बी इस तरफ है, तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यदि यदि ये कॉइल है, इस कॉइल में यहां करंट है, ये करंट है, ठीक है। तो एक जो ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट जो है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर, बिल्कुल। और जो सी डी सेगमेंट है, करंट बाहर निकल रहा है, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ये थंब लग रहा है ऊपर, तो सी डी, ओ सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्शन मैंने गलत बता दी। इसमें करंट अंदर और ये थंब और ये फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक, तो फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, एल क्रॉस बी, फोर्स नीचे, फोर्स नीचे, और सिमिलर लॉजिक से इस पे फोर्स ऊपर। तो आपको नहीं लगता कि यदि यदि इस सेगमेंट पे, इस सिस्टम पे इस प्रकार से दो फोर्सेस लग रहे हैं, कपल लग रहा है, तो ये घूम जाना चाहिए, ये घूम जाना चाहिए। कैसे, कुछ ऐसे घूम जाना चाहिए, हाँ या ना, घूम जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल घूमना चाहिए, हाँ या ना, यस 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 यस। मतलब कि आपने किया क्या है इसमें, आपने करंट सेंड करके, आपने करंट इन द कॉइल से, आपने कॉइल में करंट भेज के, आपने कॉइल में करंट भेज के क्या कर दिया, आपने कॉइल में करंट भेज के क्या कर दिया, उसको रोटेट कर दिया, उसको रोटेट कर दिया। तो कभी आपने सोचा कि एक बटन दबाते ही पंखा चालू क्यों हो जाता है, उसमें यही फिनोमिना होता है। आपने सोचा कि वॉशिंग मशीन कैसे घूमती है या इवन इलेक्ट्रिक कार्स कैसे चलती हैं, यही फिनोमिना उसमें यूज होता है, यही फिनोमिना यूज होता है। ये मैंने बहुत ही रफ लैंग्वेज में, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको सिर्फ समझाई है बात कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल इस पे काम कर रहा है। अब हम इसके आगे की बातें करेंगे। अच्छा, अगर मैं जनरेटर की बात करूं, तो जनरेटर में मैं क्या करूंगा, जनरेटर में मैं इसको फिजिकली घुमाऊंगा
और इसके फिजिकल घूमने की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ डेवलप होगा, यानी कि सिस्टम में करंट आएगा। कहा था ना मैंने, सगे भाई हैं दोनों, एक राम तो दूसरा श्याम, बस नेचर उनका अपोजिट, फंडा उनका अपोजिट। ठीक है, इतनी बात। डन डना डन डन। ओके 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 ओके, पहले बात कर लेते हैं जनरेटर की। जनरेटर में साथ साथ बनाते चलना आप लोग चित्र। ये रहा एक मैग्नेट, ये रहा दूसरा मैग्नेट। ठीक है सर, सर कॉइल कहाँ है, हम देख नहीं पा रहे हैं, कॉइल को दिखा देता हूँ। कॉइल कौन सा कलर यूज़ करूँ बताओ, ये बेबी पिंक कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बच्चे चैट में डिमांड करते हैं कि सर बेबी पिंक कलर यूज़ करो। उसके बाद मैंने सर्च किया कि ये साला बेबी पिंक है कौन, पता चला ये है बेबी पिंक। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने बना दी कॉइल। ठीक है, इसके अलावा क्या लगा हुआ है, स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं। स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, स्लिप रिंग्स ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करने में काम आएंगी। पूरा सिस्टम जो है आपका इन स्लिप रिंग्स के इर्द गिर्द ऐसे 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 घूम रहा है। स्लिप रिंग्स अगर नहीं होती तो ये सिस्टम का आप लोग सोचो ना 360 डिग्री रोटेशन कैसे पॉसिबल करवाते। हाथ में प्रैक्टिकली बताता हूं तुमको, सुनो। हाथ में इस बुक को पकड़ो और इसको 360 घुमाने की कोशिश करो। देख रहे हो मेरा हाथ कैसा हो गया। तो वो मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म क्या है, यही है वो मैकेनिज्म। क्या क्या होता है इसमें, स्लिप रिंग्स, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इसी के थ्रू जनरेट हो रहा है। ओके, एंड दीज आर कार्बन ब्रशेज। कार्बन ब्रशेज जो कि अननेसेसरी करंट फ्लक्चुएशन को, करंट के फैलने को रोकेगा, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवाएगा। चित्र बनाओ, चित्र बनाओ। कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये पूरा सिस्टम, ये सर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये बता दिया आपने, एक्सल। ठीक, चलिए बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार। बातें बढ़ाते हैं आगे। क्या है इसकी वर्किंग, क्या करता है बेसिकली, ये करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है पीरियोडिक ईएमआई। शॉर्ट में एक बार मैं बता देता हूं हमने क्या समझा है पीरियोडिक ईएमआई में। हम लोग सुनो, स्टेप नंबर 1, मैकेनिकली रोटेट द कॉइल। हम लोगों ने, आपने और मैंने मैकेनिकली कॉइल को रोटेट किया। ठीक है, मैकेनिकली रोटेट द कॉइल। एक बार यदि आपने मैकेनिकली कॉइल को रोटेट कर दिया तो उससे क्या हुआ, बेसिकली किया क्या आपने उसको रोटेट करके, फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। और अगर एक बार फ्लक्स आपने चेंज किया कॉइल से लिंक्ड, अगर आपने फ्लक्स चेंज कर दिया कॉइल से लिंक्ड, तो क्या हुआ, तो ईएमएफ डेवलप हुआ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अगर ईएमएफ डेवलप हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ तो क्या हुआ, एक सर्किट में करंट देखने को मिला, करंट देखने को मिला। बहुत शानदार। मतलब किया क्या आपने, मैकेनिकली एक बार रोटेट किया, उसके बाद सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा। उसके जरिए ये सारा मैकेनिज्म हुआ। किसमें किसमें किसमें, जनरेटर में। मोटर में क्या होगा, उल्टा होगा, ये साइकिल यहां से स्टार्ट होगा, करंट से ये सब होगा। ठीक, चलो। दो तरह के होते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। दो तरह के होते हैं जनरेटर्स, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कहां यूज करना है, क्या यूटिलिटी है, कितने मैग्नीट्यूड का आप लोग जो है ईएमएफ डेवलप करना चाह रहे हो, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा इसका टाइप। 3 बेसिक सेक्शन होते हैं एक जनरेटर में। सबसे पहला होता है आर्मेचर सर्किट, जिसको आप कहते हैं इंटरनल सर्किट। एक होता है कन्वेयर सिस्टम, जिसको आप कहते हैं बेसिकली आपके इंटीरियर और लोड को कनेक्ट करने वाला सर्किट है ये। जो आर्मेचर, ये है आर्मेचर भाई साहब, ये है आर्मेचर। ये पूरा जो आपने दिखाया इंटीरियर सर्किट, ये एक डब्बे के अंदर होता है, ये पूरा होता है आर्मेचर। और इसके बाहर फाइनली जब इसमें से बाहर करंट निकलेगा तो फिर ये कहीं पे लोड कंप्लीट कनेक्टेड है और इस तरह का सर्किट आपने बनाया है। तो ये लेट्स से सर्किट नंबर 1 सर्किट नंबर 2 को जोड़ने वाली जो
सेगमेंट है, जोड़ने वाला जो एलिमेंट है वो कहलाएगा आपका कन्वेयर सिस्टम, और उसके बाद एक्सटर्नल सर्किट जो कि लोड है। ठीक है, लिख लो, लिखना हो तो लिख लो भाई, लिखना हो तो समय दे रहा हूं, जल्दी। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद कोई भी नई बात मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। पूरी बातें मैंने आपको पीरियोडिक ईएमएफ में समय लेके अच्छे से समझा दी है। क्यों? क्योंकि ये वही पूरा फंडा है। फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो ये होता है फ्लक्स फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, यानी फाई नॉट, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू फाई नॉट। फाई नॉट इज एन बी ए, ओके, कॉस ओमेगा टी, ये है पीक वैल्यू। फ्रीक्वेंसी एफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। काफी हमने आधे घंटे तक उसी पे बात की है, तो फिर से मैं करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि आपको ये आ चुकी है बात कि किस तरह से हम ये 3 इक्वेशंस लिख रहे हैं। फेज की भी मैंने सेपरेटली बातें की थी। बस इतना ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है एक जेनरेटर के लिए। लिखिए, डन। चलो अब आते हैं डीसी मोटर पे। अब आते हैं डीसी मोटर पे। ये मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है। मैं करने क्या वाला हूं, मैं करंट भेज के इसको घुमाना चाह रहा हूं। मैं करंट भेज के सिस्टम में करंट भेज के कॉइल को रोटेट करवाना चाह रहा हूं, ये मैं करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम बन गया। कॉइल कहां है सर? दिखा देते हैं कॉइल, ये रही कॉइल। ये रही गुरु कॉइल। ठीक, है ना? ये है करंट आई, जो कि इसमें बह रहा है। अब हमको मालूम है कि आई एल क्रॉस बी इधर, ये घूमेगा सिस्टम। और कैसा घूमेगा? ऐसा घूमेगा, ऐसा, कैसा, ऐसा। कर क्या रहे हैं हम लोग? किसी ने पूछा कि बेसिकली करता क्या ही है? ये मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए। दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैकेनिकल भी किस फॉर्म की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, है ना? प्रिंसिपल क्या है? व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर पे लगता है फोर्स आई एल क्रॉस बी, इतना। ओके, दिस मच। लिखते चलो, बनाते चलो, साथ साथ में बनाते चलिए, लिखते चलिए, कीजिए जल्दी। डन डना डन डन। चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। क्या है भाई साहब इसका वर्किंग प्रिंसिपल? इसके वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, व्हेन डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, किस तरह की मोटर की बात चल रही है? डीसी मोटर। किस तरह के सोर्स से कनेक्ट किया? डीसी सोर्स से। ठीक। अ करंट फ्लोज इन कॉइल विच रिवर्सेस इन डायरेक्शन इन रेगुलर इंटरवल, सो द मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल इन द सेम डायरेक्शन। क्या बोला जा रहा है यहां पे? सुनो, जब आपने एक करंट फ्लो करवाया, जब आपने एक सोर्स से कनेक्ट किया, तो एक करंट फ्लो हुआ विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। और उसके कारण हो क्या रहा है? उसके कारण मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल and that flux changes, so EMF is induced, and this induced EMF is responsible for the current, okay? और वो कहलाता है बैक EMF। क्या कहा हमने? सुनते चलना बात ध्यान से। हमने ये कहा कि सबसे पहले आपने क्या किया? आपने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया,
डीसी सोर्स से कनेक्ट करने पे क्या आया? डीसी सोर्स से कनेक्ट करने पे सिस्टम में करंट आया, वायर में आपने करंट भेजा। इन शॉर्ट, करंट भेजने से क्या हुआ? करंट भेजने से जो कॉइल है, कॉइल ने एक्सपीरियंस किया एक टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से क्या हुआ? उस टॉर्क के कारण क्या हुआ? उस टॉर्क के कारण ये सिस्टम घूमा, और सिस्टम जब घूमा, सिस्टम जब घूमेगा तो क्या होगा? सिस्टम घूमेगा तो फर्दर फ्लक्स जो है कॉइल का वो चेंज होगा, हाँ या ना? और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो भैया एक ईएमएफ और डेवलप होगा कहानी में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ईएमएफ डेवलप्ड। अब ये कौन सा ईएमएफ डेवलप्ड है? ये ऐसा ईएमएफ डेवलप हुआ है जो कि सिस्टम में जो करंट आ रहा है उसको अपोज करना चाह रहा है, मतलब फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाह रहा है। ये कहलाएगा बैक ईएमएफ, ये कहलाएगा बैक ईएमएफ, ये कहलाएगा बैक ईएमएफ। ठीक है, इतनी बातें सभी लोग कहिए जरा। इतनी बातें, इतनी चर्चा, इतना डिस्कशन पूरी तरह से ठीक है, बढ़िया है, बेहतरीन है, डन हो गया। इतना लिख लिया तो चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। बातें बढ़ाते हैं। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि पीरियोडिक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है। ये होता है E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, जहाँ पे E0 जो है ये मैक्सिमम ईएमएफ होता है, और इसकी वैल्यू होती है NBA ओमेगा। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो E0 है, जो Emax है, वो खुद प्रपोर्शनल है किसके? ओमेगा के। ठीक, एक ही बात काफी देर से हम लोग कर रहे हैं। डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे, डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आपके सामने आ रही है। अब इस बात को हम कुछ ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि ये आपके सामने एक सिस्टम है, सुनना, ये आपके सामने एक सिस्टम है, ओके, और ये एक डीसी सोर्स है, दिस इज अ सिंपल डीसी सोर्स, और ये आपने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। अब बात ऐसी है कि एक मोटर, मान लो ये एक मोटर है जो कि एक फैन से कनेक्टेड है। ठीक, इसका सिस्टम है कैसा? मोटर आपने डेवलप कैसे की है? सर मोटर हमने कुछ ऐसे डेवलप की है कि एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और इसके बीच में ये हमने लगा दी कॉइल्स, ये हमने लगा दी कॉइल्स। ओके, आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर सिस्टम, ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये एक आउटपुट है ना, ये एक लोड है, ये एक आउटपुट है। मान लो कि ये फैन आपने यहां पे लगा दिया, आपने ये फैन इधर लगाया है, ठीक है, ये जो मोटर है, ये बेसिकली जो फैन है ना, रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल एलिमेंट कोई भी हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, है क्या वो? कहते क्या है उनको टेक्निकल भाषा में? लोड रेजिस्टेंस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ ऐसे अतरंगी टाइप के शेप से, क्योंकि ये मोटर है, आपको पता होना चाहिए ये एक लोड रेजिस्टेंस है ना? अब नॉर्मल अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, तो एक नॉर्मल सर्किट के लिए अगर आपने एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया एक ईएमएफ से, तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं? आप इसकी इक्वेशन लिखते हैं E - IR = 0 लिखते हैं क्या? आप इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं? आप E - IR = 0 ये इक्वेशन लिखते हैं क्या? बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन इस कहानी में आपको मालूम है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घूमेगा, वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप होगा। तो उसको मैं स्मॉल ई से डिनोट कर रहा हूं। और अब मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? अब मैं लूप लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा E - IR = 0। ये लिख दी आपने इसकी इक्वेशन। क्या लिख दिया आपने इसकी इक्वेशन? E - IR = 0। या तो ऐसा कह लें कि E ये छोटा ई है, ओके, E - स्मॉल ई
इक्वल्स टू आई आर। खेल खत्म। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। ठीक है, ये लिख दिया आपने इक्वेशन, E माइनस ई इक्वल्स टू आई आर। इसके बाद आपने कहा कि t इक्वल टू 0 पे जब आपने मोटर को स्विच ऑन किया है उस समय पे घूम नहीं रहा है, मतलब ओमेगा 0 है, उस समय पे ओमेगा 0। यस, सो इन दैट स्टेट, इन दैट सिचुएशन E इक्वल टू 0 यानी बैक EMF 0 और करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। और जब ओमेगा मैक्सिमम, जब ओमेगा मैक्सिमम तो स्मॉल e मैक्सिमम, और उस समय पे करंट मिलेगा मिनिमम। ठीक है, बहुत ज्यादा तो ये बात पूछी नहीं जाती, फिर भी आपको पता होना चाहिए, एडिशनल नॉलेज है, तो इस बात को आप लोग सेपरेटली नोट कर लेना। ठीक, चलिए कुछ सवाल करते हैं। पढ़िए जरा पहला सवाल, क्या कहता है ये सवाल। A flat square coil of 10 turns has side length of 12 सेंटीमीटर। एक कॉइल देके रखी है जिसमें 10 टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी हैं? 10। और साइड लेंथ कितनी दी है? 1.2 मीटर। साइड लेंथ कितनी दी है? सॉरी, 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर। कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड हुज फ्लक्स डेंसिटी इज 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको मालूम है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट होती है, तो मैं इसको 0.025 टेस्ला भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी डॉट ए। वेबर को लिख सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट गए। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल? व्हाट इज द angular velocity of the coil if maximum EMF produced is 20 millivolt? E max कितना देके रखा है आपको? 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 वोल्ट। अब इसको आप क्या लिख देंगे? E max की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा N B A ओमेगा, N B A ओमेगा, ये आ गई E max की वैल्यू। NBA ओमेगा, ये आ गई E max की वैल्यू। N कितना देके रखा हुआ है आपको? N देके रखा हुआ है 10। मैग्नेटिक फील्ड कितनी देके रखी हुई है? इसको आप लिख देंगे 25 डिवाइडेड बाय 123, है ना। एरिया कितना लिख देंगे आप लोग? एरिया कितना लिख देंगे आप लोग? एरिया आप लोग लिख देंगे 0.12 इंटू 0.12, और ओमेगा ये ही आपको निकालना है। ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -3। 20 इंटू 10 टू दी पावर -3, यहां से आपको निकालना है ओमेगा। पॉइंट हटा 1 2, पॉइंट हटा 1 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया? ये 1 गया, 1 2 3 4 5 6, इधर भेज दो। 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 बन गया, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, कितना लिख सकते हैं इसको? रफली एक रफ आंसर निकाल ही लेते हैं हम लोग। इसको मैंने लिख दिया 100 इंटू 10, 1000 को लिख दिया 100 इंटू 10, और इसको मैंने लिख दिया 4। ठीक है, ये कटा 3 टाइम्स, तो ये बन रहा है 200/36, यानी 100/18, यानी 50/9, यानी कि 9 5 45, तो 5 पॉइंट समथिंग। तो ये आ रहा है आंसर, नियरली आ रहा है आंसर, है ना। 45 फिर से 5 बचेगा तो 5.55 आ रहा है, मैच हो रहा है। दिस इज द आंसर। लॉजिक क्लियर है, फंडा क्लियर है। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चिंटू सा यूनिट है, जिसमें अब आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले एक समय पे ज़्यादा बातें पूछी जाती थी, अब देखना छोटा सा डिस्कशन है ट्रांसफॉर्मर का, करते हैं उसको भी। चलो तो फिर अब सिमिलर लॉजिक का एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दे सकता हूं एक सवाल, एक आपको करवाया, अब एक तो होमवर्क में दे सकता हूं, कर लोगे ना।
तो ये एक सवाल आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, जो मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में तुरंत तुरंत बिना किसी डीले के बता देता हूं। सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम ईएमएफ, ईमैक्स आपको निकालना है, मैक्सिमम ईएमएफ आपको निकालना है, स्क्वायर फ्रेम जो चल रहा है 240 आरपीएम, यानी 240 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। यह है ओमेगा। आपको देके रखा हुआ है एन, आपको देके रखा हुआ है एन। एन क्या होता है, एन होता है आरपीएम। आपको दिया था 240 रोटेशन पर मिनट। आपको मालूम है कि एक रोटेशन में 2π रेडियन होते हैं, आपको मालूम है कि एक रोटेशन में 2π रेडियन होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आपने इसको निकाल दिया रेडियन पर सेकेंड में। इसका यूनिट ध्यान से कन्वर्ट करना और ई की वैल्यू में लगा दो उठा के, ई नॉट एन बी ए ओमेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया नहीं है तो 1 ले लेना आप लोगों। ये सुनो, एक सेकेंड, ये रोटेशन पर मिनट है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात दिमाग में जाती है। इसको कुछ और टर्म से डिनोट कर दो, इसको एफ लिख दो, एफ लिख दो इसको रोटेशंस पर मिनट। अब मैं और क्या बोलूं, ठीक है। वो एन से डिनोट करते हैं किताबों में, लेकिन ये मत सोच लेना कि ये एन और वो एन सेम था। वो नंबर ऑफ रोटेशंस मेड इन अ मिनट है, किस रेट पे घूम रहा है उसको हमने कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी निकाली वहां से। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब देके रखिए, करो और आंसर निकालो। ठीक, तुरंत भेजो चैट में। आइए अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर, सबसे प्यारा डिस्कशन। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या करेगा ट्रांसफॉर्मर, नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसफॉर्म करेगा। किसको ट्रांसफॉर्म करेगा सर, पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करेगा, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। कैसे, कुछ याद करो जो हमने 1-2 लेक्चर पहले पढ़ा था कि एक कॉइल रखी हुई है, उसमें से करंट चेंज करवा के पड़ोस की कॉइल में फ्लक्स चेंज करवाना, पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ डेवलप करवाना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन का। क्या होता है इसमें, एक सॉफ्ट आयरन कोर आप ले लो, आयरन कोर ले लो, ले लिया, ठीक है। और ये बन गया आपका सर्किट। एक है प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कॉइलिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक, जिसमें करंट आ रहा है इनपुट सोर्स से, और ये देके रखी हुई है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और अब आप क्या करने वाले हो, इसको जोड़ने वाले हो आउटपुट से, इसको जोड़ने वाले हो लोड से। दिस इज RL, दिस इज RL, ठीक है। और ये है लैमिनेटेड शीट्स, ये है लैमिनेटेड शीट्स। क्यों, समझेंगे कि क्या जरूरत है इन लैमिनेटेड शीट्स की, क्या रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं इनके। सबसे पहले शेल है। अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, एक बड़ा सा डब्बा होता है ग्रे कलर का, वो शेल है, आउटर मोस्ट शेल। उस शेल के अंदर होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइलिंग्स, कॉपर की बनी होती हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इनफाइनाइट बिकॉज द इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन द टू इज ओपन। क्या कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब कि उनको आपने जोड़ा नहीं है। अलग शब्दों में कहूं तो प्राइमरी अलग, सेकेंडरी अलग, कोई तार वगैरह से उसको जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। करंट प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं आ सकता। इन शॉर्ट, ये बात को बोल के घुमा के बोलने का तरीका ये है ना। पता नहीं ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं। मैं भी इस बात के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं कि इस बात का क्या सेंस बन रहा है कि आप लिख रहे हो किताबी भाषा है, समझना भी जरूरी है, वरना कल को किताब में ये बात पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इनफाइनाइट। अरे जब वहां पे कुछ जोड़ा ही नहीं तो काय का रेजिस्टेंस फिर। यही बात है जो मैंने अभी बोला ना, बस उसको इन्होंने घुमा के बोल दिया है, ठीक है। किताबी लैंग्वेज है ना, बताना उनको कि हम किताब वाले हैं। कोर, both copper coil are tightly wound over a bulk metal piece of high magnetic permeability। मतलब क्या किया आपने दोनों कॉपर के वायर्स को, दोनों कॉपर्स की कॉइल को आपने बहुत टाइटली वाउंड कर दिया एक ऐसे मटेरियल पे जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन। तो यहां पे कई लोगों को यह भी पता चल गया कि सॉफ्ट आयरन वो मटेरियल है जिसकी की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई है, और इस सिस्टम को आप कहते हैं कोर। Both coils are electrically insulated to the core
बट कोर पार्ट मैग्नेटिकली कपल्ड टू बोथ द कॉइल्स। क्या कहा जा रहा है? दोनों जो कॉइल्स हैं वो इंसुलेट करके रखी हैं अपने कोर से, ताकि कॉइल के अंदर का करंट शेल वगैरह पे या कहीं और टच ना हो, ताकि कोई समस्या खड़ी ना हो आपके जो है डिवाइस में। अब देखिए किया क्या जाता है इसमें। किया कुछ ऐसा जाता है कि एक कॉइल में करंट चेंज करके, करंट भेज के, हमें मालूम है कि इसके जरिए लिंक होगा फ्लक्स, इसके जरिए लिंक होगा फ्लक्स, होगा ना? बिल्कुल होगा। और यही फ्लक्स गुजरेगा पड़ोस की कॉइल से, और जब ये फ्लक्स पड़ोस की कॉइल से गुजरेगा तो पड़ोस वाली कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पड़ोस की कॉइल से गुजरेंगी तो पड़ोस की कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है इतनी बात। इट रेगुलेट्स एसी वोल्टेज एंड ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। द ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इटसेल्फ। अच्छी बात है। इसके टाइप्स अगर हम लोग देखें तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप क्या करेगा? स्टेप अप आपके ईएमएफ की वैल्यू को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन क्या करेगा? ईएमएफ की वैल्यू को घटाएगा। अब आप मुझको एक बात बताइए कि आखिर ट्रांसफॉर्मर में आपने फंडा क्या बोला है, आपने प्रिंसिपल क्या बोला है? आपने प्रिंसिपल कहा है म्यूचुअल इंडक्शन का। ट्रांसफॉर्मर में आपने प्रिंसिपल क्या कहा है? आपने प्रिंसिपल कहा है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी कॉइल की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी या सेकेंडरी, वो डिपेंड करता है किस पे? टोटल फ्लक्स के चेंज पे, टोटल फ्लक्स के चेंज पे करता है, बिल्कुल करता है। तो ये हमने लिख दिया -n टाइम्स ऑफ d∅dt। ठीक है, -n टाइम्स ऑफ, इसको n1 भी लिख सकता हूं और इसको मैं फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी ऐसा भी लिख सकता हूं। तो हमने लिख दिया ई पी इक्वल्स टू -n1 टाइम्स ऑफ d∅p/dt। d∅p यानी फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी बाई dt, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, अब यही बात अगर मैं सेकेंडरी के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? -ns टाइम्स ऑफ d∅s यानी सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज बाई dt। हाँ या ना? तो इसको हमने क्या लिख दिया? इसको हमने लिख दिया ES इक्वल टू -NS। इसको या तो N2 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। N2 d/dt ऑफ ∅s लिख दिया क्या? इतनी बात लिख दी क्या? ठीक है। अब जितना फ्लक्स प्राइमरी से गुजरा उतना पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से पास होगा। तो अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और आपको मिलेगा EP डिवाइडेड बाई ES इक्वल टू NP/NS या तो N1/N2। ठीक है, NP/NS या तो N1/N2। यानी सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? VP/VS, पोटेंशियल बोलो, EMF बोलो, एक ही बात है, इक्वल टू NP/NS। ओके, इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 ओ सॉरी 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 N1/V1 या तो N1/N2 इक्वल टू V1/V2। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको अगर स्टेप अप करवाना है, आपको V2 बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे। आपने लिखा VP/VS। अगर आप चाहते हैं कि VP ग्रेटर हो VS से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको VP ग्रेटर देन VS करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो प्राइमरी पे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो प्राइमरी पे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि VS ग्रेटर हो जाए VP से, तो उल्टा कर दो।
ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। 10 मिनट का डिस्कशन बचा हुआ है जो कि समय के अभाव के कारण मैं अभी भगाना नहीं चाह रहा हूं। 10 मिनट्स डिस्कशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रिमेनिंग, जो कि मैं अगले सेशन के एंड में लूंगा। सुन लो ध्यान से, मैं कब करवाऊंगा, सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट लेक्चर के एंड में क्या बताऊंगा मैं, ट्रांसफॉर्मर का एक छोटा सा पार्ट बचा, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण मैं हाई स्पीड में नहीं भगाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर का बचा हुआ पार्ट, ट्रांसफॉर्मर का बचा हुआ पार्ट प्लस एडी करंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं उसको सेपरेटली लूंगा। करना अभी था, लेके आया था मैं, पूरी स्लाइड्स करनी अभी थी, कुछ सवाल भी करने थे, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम नहीं कर पाएंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है डीपीपी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ओके, डाटा बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।